नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज एज ए फिजिशियन एसआरएस हॉस्पिटल में विगत 4 वर्षों से कार्यरत हूँ। आज मैं बात करूँगा डायबिटिक के बारे में। डायबिटिक मेलाइटस होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। डायबिटिक मेलाइटस आप समझ लीजिए, सपोज दैट आप किसी समुद्र में बैठे हुए हैं, किसी नाव पे समुद्र में बैठे हुए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है, बट आपको प्यास लगी है और वो पानी पी नहीं सकते हैं। उसी तरह शुगर, जो डायबिटिक हैं, शुगर बॉडी में इतना ज़्यादा शुगर बन जाना और वो शुगर आपकी बॉडी या सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, वही चीज़ें हैं। जो एक शुगर का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा बन जाना और आपके सेल्स एब्जॉर्ब ना कर पाए, उसी को ही डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। आजकल ये सर्वे किया गया है, देखा गया है कि विगत कई वर्षों से शुगर के पेशेंट्स अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के पेशेंटों में जो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर किया जाए तो 25% जो पेशेंट्स होते हैं उसमें ब्लाइंडनेस के रिस्क 25% नॉर्मल पीपल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं रिस्क, और 5% कार्डियक पेशेंट जो रिस्क बढ़ जाते हैं, जिनको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस, ब्लॉकेज होने के चांसेस, ये सारी चीज़ें 5% ज़्यादा नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा रिस्क बढ़ जा रहे हैं। तो डायबिटिक में आपके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्यों शुगर बढ़ रहा है और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। आपकी बॉडी में जो इंसुलिन होता है, वो सबकी बॉडी में इंसुलिन बनता है। किसी की बॉडी में एक्सेस में होता है, किसी के नॉर्मल होते हैं। बॉडी में इंसुलिन सबके बनते हैं, लेकिन वो इंसुलिन आपकी बॉडी में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या फंक्शनिंग में है कि नहीं, वो देखना जरूरी होता है। इंसुलिन आपके बन रहे हैं और कभी कभी उसके रिसेप्टर्स पे काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी शुगर जो सेल्स तक जाने चाहिए, नॉर्मल टिश्यू तक जाने चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो शुगर आपकी ब्लड में एक्सेस होने लगते हैं। उसकी वजह से आपको वीकनेस आने लगते हैं और सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। अब सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स होते हैं पॉलीयूरिया, मतलब बार बार पेशाब जाना। पेशेंट्स जो होते हैं रात के टाइम, दिन के टाइम बार बार यूरिन करने के लिए बाथरूम जाते हैं, इस तरह के पेशेंट्स में। अब वो बार बार यूरिन जाने का रीजन क्या है? शुगर जो होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, वो ऑस्मोसिस का काम करता है। फिर वो ऑस्मोसिस की वजह से वो यूरिन में कन्वर्ट करने लगते हैं। इसकी वजह से यूरिन बार बार जाते हैं और बार बार यूरिन जाने के बाद उन्हें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे पेशेंटों में पानी बार बार पियेंगे, बार बार प्यास लगेगी, यूरिन करेंगे, तो पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीपेप्सिया हो गया। और ऐसे पेशेंटों के तीसरे लक्षण जो होते हैं, उनको भूख भी बहुत लगती है। जहां पर वो दिन में 3 चपाती खाते थे, वो हो सकता है 4 या 5 खाने लग जाएं। और उनको खाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लग रही है, फिर भी भूख लग रही है और कमजोरी भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे पेशेंटों में वेट लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं और वेट गेन होने के भी चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया। खाने का रीजन क्या है? शुगर जो होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, वो ऑस्मोसिस का काम करता है। फिर वो ऑस्मोसिस की वजह से वो यूरिन में कन्वर्ट करने लगते हैं। इसकी वजह से यूरिन बार बार जाते हैं और बार बार यूरिन जाने के बाद उन्हें प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। ऐसे पेशेंटों में पानी बार बार पियेंगे, बार बार प्यास लगेगी, यूरिन करेंगे, तो पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीपेप्सिया हो गया। और ऐसे पेशेंटों के तीसरे लक्षण जो होते हैं, उनको भूख भी बहुत लगती है। जहां पर वो दिन में 3 चपाती खाते थे, वो हो सकता है 4 या 5 खाने लग जाएं। और उनको खाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लग रही है, फिर भी भूख लग रही है और कमजोरी भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे पेशेंटों में वेट लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं और वेट गेन होने के भी चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया उन्होंने तो वेट गेन ही करने लग जाएंगे, वेट लॉस होने के भी चांसेस होते हैं इसमें। और चौथा लक्षण क्या है इसमें? यूरिन बार बार जाने की वजह से, ज्यादातर फीमेल्स में देखा गया है, यूरिन जाने की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं फीमेल्स में। तो पहला पॉलीयूरिया, पॉलीपेप्सिया, यूटीआई, और ये मेन लक्षण है जो नॉर्मल पेशेंटों में देखे जाते हैं। तो इस तरह के लक्षणों को आप अगर देखें तो उसे अनदेखा मत करें, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाएं और नियरेस्ट किसी हॉस्पिटल में जाके किसी फिजिशियन से मिलें। और
इस कंडीशंस में हॉस्पिटल में या आपके नियर बाई में जो टेस्ट होने चाहिए उसमें सबसे बेसिक टेस्ट है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर आप कर रहे हैं, अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 200 आ रहा है और ऊपर के जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया, पॉलीपेप्सिया प्लस वो सिम्टम्स, तो आपको आगे शुगर के लिए कंसल्ट करने की जरूरत है। एक तो ये रैंडम ब्लड शुगर हो गया, उसके बाद से फास्टिंग ब्लड शुगर होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल पीपल्स के 70 to 110 होने चाहिए खाली पेट। उसके बाद आप 2 घंटे बाद पोस्ट पेरेंडियल शुगर चेक कराने की जरूरत होती है। पोस्ट पेरेंडियल शुगर आपके 140 के ऊपर होने चाहिए। और पोस्ट पेरेंडियल शुगर जो होते हैं ऐसा नहीं कराया जाता है। आप फास्टिंग के लिए गए हॉस्पिटल में, आपने फास्टिंग कराया, फास्टिंग के बाद आपको 75% ग्लूकोज दी जाए और वो ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद आपको पोस्ट पेरेंडियल कराया जाए। क्योंकि इस कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं फास्टिंग कराए और घर चले गए, कभी कभी कुछ घबराहट की वजह से कुछ हल्का ही खाएं, कुछ लोग बहुत अच्छा सा नाश्ता करके फुल्ली नाश्ता करके आते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपने 2 घंटे के बीच में आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया है, क्या ग्लूकोज की कौन सी क्वांटिटी ली है, कितनी ली है, तो वो वेरीज करता है आपके पोस्ट पेरेंडियल के रिपोर्ट। तो इसलिए आपको अगर फास्टिंग और पीपी करनी है तो फास्टिंग करिए, उसके 75% ग्लूकोज लीजिए और हॉस्पिटल में उसके 2 घंटे बाद आप टेस्ट कराइए। वो रिपोर्ट आपकी देखी जाएगी, उसके बाद आपका ये आगे वर्कअप करना चाहिए। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।